आ रहा है। शुरू ओके मैम, सबसे पहले स्वागत है मैम। आज ना आपके थोड़े लाइफ के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। ठीक है, आपका जैसे आपने कहा था कि आपके घर में 5 आपके भाई बहन हैं, जी तो आप सबसे छोटे थे। जी तो जैसे मैं भी छोटा हूँ, तो मेरे घर में ना जो हर चीज़ होती है लास्ट में मुझे मिलती है, Correct. तो आप में ऐसा था? बिल्कुल था। और ये हमेशा अभी तक ऐसा होता है। प्यार सबसे ज़्यादा मिलता है, बट कुछ भी अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो डेफिनेटली वो लास्ट में आती है। पर उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि दूसरे लोग उसको ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं, मतलब दूसरे तो नहीं होते, अपने भाई बहन होते हैं, तो वो ट्राई कर चुके होते हैं और हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है उसके लिए, ताकि हम उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। डांट भी पिटनी होती है तो वो भी लास्ट में ही पिटती है ना फिर। मैम, जैसे आपका जो डिलीज हुआ था हम्म, जब आप 12th में थे, 11th में, जी जी। सो उस टाइम पे आपका मतलब आपकी साइकोलॉजी क्या थी? एक्चुअली मुझे पोलियो है और मेरा ऑपरेशन हुआ था। इट इज़ अ मेजर सर्जरी विच आई वर डन इन 12th क्लास आफ्टर माय 12th एग्जाम। सो साइकोलॉजी तो क्या बोलूँगी, मतलब इतनी आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं। हम लोग स्कूल से आए, फिर 11th-12th भी किया। हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में स्कूल ही होती है, 11th-12th भी स्कूल होती है, कॉलेज नहीं होती, अनलाइक मुंबई। एंड पढ़ रहे थे और क्योंकि प्रॉब्लम थी तो मम्मी पापा ने बोला नहीं, ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। और बट बहुत सारी उस टाइम एस्पिरेशंस थी कि मेडिकल की तैयारी करूँगी और डॉक्टर बनना है, और ये सब दिमाग में चल रहा था। पर उसी टाइम सर्जरी हो गई और घर पे बैठना पड़ा। उसके कारण कुछ भी जो जैसा बाकी लोग क्लासेस करते हैं, ट्यूशन्स करते हैं, वो सब करने का मौका नहीं मिला। तो जितनी खुद से पढ़ाई करके दे सकती थी दिया, बट सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत निराशा भी हुई। बट मेरी आदत है कि मेरी बचपन से आदत है कि जितना मुझे कोई पुश करता है मैं और ज़्यादा आगे बढ़ती हूँ। तो उसके बाद प्लास्टर में ही मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। गाँव में प्लास्टर था और प्लास्टर में ही कॉलेज जाती थी। तो उसमें मेरी जो बड़ी बहन थी उसका बहुत सपोर्ट रहा, वो रोज़ मुझे कॉलेज लेके जाती थी। और हमारे जो लेक्चर्स होते थे कुछ फर्स्ट फ्लोर पे होते थे, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे होते थे। तो शी यूज्ड टू सिट फॉर मी फॉर 3-4 आवर्स और ऑब्जर्व करती थी शुरू के दिनों में कि सब बराबर चल रहा है। फ्रेंडली थी तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लिए। तो एक बार 5-6 दिन में फ्रेंड्स बन गए तो देन दे यूज्ड टू कैरी मी, कि हाँ मतलब कैरी नहीं करना पड़ता था, चलती थी आराम से, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था। तो देन दे यूज्ड टू बी विद मी एंड हम लोग फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गए। बट मैं 6 महीना प्लास्टर में कॉलेज गई हूँ और मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायो था मेरे पास में। तो पूरा दिन लैब में प्रैक्टिकल करते थे, तो पाँव पे बैठे बैठे एक पाँव पे ऊपर रख के स्टूल पे, और आई यूज्ड टू डू स्ट्रीकिंग माइक्रोबायोलॉजी का एंड ऑल दैट आई यूज्ड टू डू। एंड एवरी टीचर वाज लाइक कि शी इज़ वेरी डिटरमाइंड एंड शी डू डेफिनेटली समथिंग इन लाइफ। वो अभी तक मुझे याद है और वो लोग भी मुझे याद करते हैं। हर बार एक वहाँ पे एक अनुराधा मैम हुआ करती थी, तो वो अभी तक मुझे याद है कि तू प्लास्टर में कॉलेज आती थी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। सो इसलिए याद है सब। और मैम फेस कैसे, जैसे आपने बताया था कि फेस बहुत डिप्रेसिंग था जब 12th में थी और घर पे थी। और नॉट खाली मेंटली नहीं, फिजिकली भी वो बहुत ही काफ़ी टायरिंग था। तो बहुत पेन होता था, 8 महीने लगातार पेन रहा था पाँव में। तो वो फिजिकली भी था और उसके कारण बड़ा डिप्रेशन भी हो गया था, क्योंकि बाकी सारे जो लोग थे बहुत अच्छे से तैयारी कर पा रहे थे, दे यूज्ड टू टॉक। उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो एक अच्छा था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, तो शायद बच गई। आजकल की सिचुएशन अलग है कि आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हो, खाली फ़ोन पे बात होती थी तो इतना नहीं अपडेशन होता था। पर आजकल ज़्यादा अपडेशन होता है तो डिप्रेशन भी उतना ही आता है। तो अब वो एक चीज़ है, तो जितना समझ में आता था तो पर तकलीफ तो होती थी और काफ़ी लगता था कि यार नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। फिर हिम्मत जुटाई, फर्स्ट ईयर में आई तो कि नहीं ठीक है, ये करते हैं और इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने एक इंसिडेंट बताया था कि जैसे राजस्थान में पहले होता था कि आप कोई बस में कोई लेडीज बैठेंगे तो 3-4 लड़के आके उसे खेल लेते थे। तो हाँ, ये होता था। इंस्पायर थे, आपने कहा था कि मुझे बस एक बार टच किया, सो मैंने सेकंड डे से मैंने वो मैंने बोला ही कि मुझे कोई अगर पुश करेगा तो मेरे को एकदम से वो होता है कि नहीं, मुझे रिबेल तो नहीं बोलूँगी उसको, बट
हाँ, शांत मुझे बैठे लगता है कि नहीं, अगर कुछ कोई सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ और नेगेटिव चीज़ों से हमेशा कुछ सीखो। तो हुआ यूँ था कि वही थर्ड ईयर में थी और मुझे बिकॉज ऑफ माई दिस थिंग ओनली आई कुड नॉट राइड बाइसिकल और समथिंग, तो कोई अपने आप जयपुर में सिटी बसेस चलती हैं, तो वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुंबई जैसा डिसेंट नहीं होता है, तो लोग आके छेड़ना, लड़कियों को टच करना, ये सब चलता है वहाँ पे। तो एक दिन मैं बैठी बस में और एक लड़का और दोनों साइड से आए और टच करना चालू कर दिया, तो तब तो उनको डांट के और मैं बाहर निकल गई। एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ यार इतना भी क्या है, लेट्स स्टार्ट राइडिंग। और मैंने मेरी फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया कि देख ऐसा है और मुझे स्कूटर चलाना है, तो बोली मैं तुझे रोज चलाऊँ और बस तू ले आ स्कूटर। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा को मैंने ये बात बोली कि मुझे मेरी फ्रेंड, उसका नाम शिखा है, और उसने मुझे बोला कि मैं चलाऊंगी, आप मुझे स्कूटर ला दोगे क्या। मेरे पापा ने एक मिनट भी नहीं सोचा, दूसरे दिन घर पे काइनेटिक था और उन्होंने मंगाया, और शिखा मुझे हर दिन 2-3 महीना तक लगातार, मैं उसके आगे बैठती थी, वो मेरे पीछे, और रोज हम लोग वैसे ही कॉलेज जाते हैं। और फिर मैंने उससे चलाना सीखा। फिर हुआ यूँ कि RAS का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, शिखा का नहीं हुआ। तो तब तक हमारी वही वाली राइड चल रही थी कि वो पीछे बैठी थी तो कॉन्फिडेंटली मैं चलाती थी, बट अपने आप नहीं चलाया था। तो अब शिखा का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया, तो मुझे क्लासेस में जाना था, उसको नहीं जाना था। तो फिर अब बारी आई कि अब तो खुद ही जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि देख यार मैं तो जाऊंगी नहीं अब तो। फिर मैंने अपने आप चलाना चालू किया, रोज गिरती थी, मतलब इट वाज अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड, मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसमें मैं 3-4 बार स्कूटर गिरा देती थी, घर पे नहीं बताती थी, कुछ नहीं करती थी, गिरा गिरा के, और फिर मैंने चलाना सीख लिया। एक बार तो स्टिचेस भी आए थे काफी सारे, तो स्टिचेस भी खुद ही हॉस्पिटल में करा के आ गई। आई वुड नॉट से कि सबको ऐसा करना चाहिए, बट एक डिटर्मिनेशन होती ना कि घर पे लोग डर जाएंगे, और मुझे ये था कि नहीं, जो मुझे करना है वो करना है। तो आ गई घर पे, बाद में मम्मी ने देखा कि क्या हुआ है यहाँ पे, फिर बताया कि नहीं गिर गई थी और ऐसे, तो ठीक है। पर मेरे पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव थे कि ये कर रही है, इसको करने दो, कोई बात नहीं, लगी है ना, ठीक हो जाएगा। एंड दे यूज्ड टू कि ठीक है, मतलब बता दिया अगर घर पे एटलीस्ट, तो ऐसे करके फिर मैंने सीख लिया, तो चलाया फिर आराम से। ओके मैम, अभी आप बॉटनी में प्रोफेसर जी, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर या। सो आपने स्टार्टिंग से बॉटनी को चूज किया था या फिर हाँ, अभी? बॉटनी बताती हूँ। BSc में मेरे पास बॉटनी, जूलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में जो बॉटनी एंड जूलॉजी है, दे आर दी मदर फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, all important departments in university. Zoology always caters microbiology and botany always cater biotechnology. हम जब पढ़ने चालू किया था तो उस टाइम बायोटेक और माइक्रोबायो नया नया आया था, तो बड़ा क्रेज था स्टूडेंट्स में कि बायोटेक में जाओ, इसमें जाओ। बट हमको ये बात समझ में आती थी कि नहीं, बेसिक सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो सब रहेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ के बच्चों के कंपैरिजन में मैंने वहाँ पे देखी है कि लोग डिग्री को लेके और अपने जॉब को लेके बहुत शुरू से ही माइंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो पीयर इंटरेक्शन था हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब हम BSc में थे तब लोग वहाँ पे जूनियर फेलोशिप की तैयारी कर रहे थे, नेट की तैयारी कर रहे थे, मॉक एग्जाम देके आते थे, IAS का मॉक में बैठ जाया करते थे, RAS के मॉक में बैठ जाया करते थे। तो वो जो पीयर बच्चे होते थे, पीयर ग्रुप जो होता था हमारा, हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे, उनसे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। तो वो देख देख के लगता था कि नहीं यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब खाली तो नहीं बैठ सकते, MSc तक जाएंगे। और कंपटीशन कैसा होता था कि BSc से निकलेंगे तो 3-4 चीजें हाथ में होनी चाहिए कि या तो ये कर लो, ये नहीं मिला तो ये कर लो, इसमें नहीं गए तो ये कर लो। बॉटनी का ऐसा था कि बॉटनी पसंद था, और MSc में आए तो यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट होती थी उसमें नाम ही नहीं आया। सोच रखा था कि यूनिवर्सिटी के अलावा किसी कॉलेज से करेंगे नहीं, करेंगे तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। करना यूनिवर्सिटी में था तो एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले लिया MSc में। फिर बाद की एक लिस्ट में नाम आया तो फिर हम बॉटनी में शिफ्ट हो गए। उसके बाद हम इसलिए बोल रही हूँ, मैं मेरे को हम नहीं बोल रही हूँ, हम 3 लोग थे तो हम हमेशा साथ में रहते थे, मेरी 3 फ्रेंड्स थे। तो हम तीनों ने पर बॉटनी में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से मैंने MSc की।
एमएससी करते करते आरएस का एग्ज़ाम दिया और आरएस में सिलेक्शन हुआ। आरएस के साथ साथ मैंने एक पीजी डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स जेएनयू से क्लियर किया और साथ में जेआरएफ भी क्लियर की, नेट जेआरएफ। तो फिर क्वेश्चन आ गया कि कहाँ जाएं, कौन सी उस पे जाएं। मुझे जाना था जेएनयू, तो मैंने अपना बैग पैक किया और चले गए जेएनयू 1 महीना रहने। उतने में आरएस का रिजल्ट आया, आरएस में सिलेक्शन हो गया। तो पापा ने बोला नहीं वापस आओ, आरएस दो। तो फिर वापस आना पड़ा। तो 2 महीना जेएनयू रह के आरएस के लिए आ गए वापस और आरएस की तैयारी की, मेंस दिया, सिलेक्शन हुआ। तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ तो पापा बोलते नहीं जाने देंगे तहसीलदार में। तो अब तीसरा ऑप्शन रह गया था जो कि जेआरएफ का था, जूनियर रिसर्च फेलो का। तो फिर पीएचडी ज्वाइन कर ली बॉटनी में अंडर डॉक्टर पीएन स्वर्णकार इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसके बाद पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी करते करते शादी हो गई, शादी करके बॉम्बे आ गए। अब बॉम्बे आए तो फिर बॉम्बे आने के बाद में पीएचडी चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, थीसिस चल रहा था और बेटी हुई। तो बेटी होने से पहले थीसिस मैंने पूरा मेरी प्रेगनेंसी में किया, थीसिस कंप्लीट किया और ये कॉलेज से इंटरव्यू के लिए आया कॉल। तो यहाँ इंटरव्यू का कॉल दिया और यहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर तब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 2009 से। तो ये मेरी जर्नी है। और ओके मैम, सभी क्वेश्चंस में आते हैं थोड़ा। बिल्कुल। साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अभी एक केस आया था यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उसमें एक लड़की ने सरिया ने सुसाइड किया था। बिकॉज हुआ ये था कि उसके बैग में एक छोटा सा फ़ोन निकला था। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई अथॉरिटीज़ को दे, मतलब कुछ एक प्रोसेस होता है उसका पूरा। बट वो टीचर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद इसको टॉर्चर किया 1 घंटा और वो प्रोसेस में उन्होंने टॉर्चर किया। उसके बाद उन्हें प्रिंसिपल के सामने लेके गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में वो गए, सीसीटीवी कैमरा में दिखा था। 2 घंटे वो बाहर नहीं निकली। जब वो निकली तो वो फटाफट भाग के 3rd फ्लोर पे गई और वहाँ से उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो बाद में जो उनकी मॉम आई, 1 घंटे 2 घंटे में उनकी मॉम को पता चल गया। तो उनकी मॉम जब आई तो वो जो कैंपस था वहाँ पे उनकी लाश रखी थी, तब भी उनको देखने नहीं दिया उस लाश को। सो बेसिकली जो आपको ओपिनियन इसमें क्या है कि यहाँ पे गलती किसकी है? अथॉरिटी स्टूडेंट्स की है या फिर प्रिंसिपल की या फिर उस टीचर की? गलती अगर स्कूल ने बैन किया हुआ है मोबाइल तो गलती तो नहीं बोलूँगी, बट एक सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की कि बच्चे को, कौन सी क्लास में थी बच्ची? 11th में थी। तो मोबाइल रखना ज़रूरी होता है, समझता है। बट अगर स्कूल में बैंड है तो उसको कैरी नहीं करना चाहिए पहली बात। और हॉस्टल में रहती थी, पेरेंट्स के पास नहीं रहती, ठीक है। तो ठीक है, पर बच्चे नहीं सुनते हैं और लेके जाते हैं तो टीचर को, उसको कोई राइट नहीं होता कि वो डायरेक्टली कोई एक्शन ले। ही और शी शुड इन्फॉर्म द अथॉरिटी। उनको इन्फॉर्म करना ही होता है अथॉरिटी को, और अथॉरिटी को फिर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होता है। उसमें जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको बच्चा, अगर बच्चे ने पहली बार गलती की है तो आपको उसको वार्निंग देके और छोड़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे रिटर्न में ले सकते हो कि अगली बार वो चीज़ वो नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा किसी भी तरह का टॉर्चर, वो तो आपके जो गाइडलाइंस है यूजीसी के और जो हायर एजुकेशन है या फिर जो स्कूल एजुकेशन है उसके गाइडलाइंस में भी है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का टॉर्चर देना या उसको मानसिक तनाव देना या फिजिकल टॉर्चर करना इज़ नॉट अलाउड, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर ऐसा केस है जो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते या अथॉरिटी हैंडल नहीं कर सकती तो उनको उसको पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। बट किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह का मानसिक तनाव देना, शारीरिक तनाव देना इज नॉट अलाउड। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मेरी पूरी सहानुभूति है जो भी उनके पेरेंट्स हैं और उनके साथ। जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो सुसाइड के फेज में आते हैं तो उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है? मतलब क्यों करते से एक स्टूडेंट है, उसने नीट या यूपी में भी बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, नीट के होते हैं, तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसे फेज में क्यों आ जाते हैं कि वो सुसाइड कर देते हैं? वो एक वो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों आ जाते हैं सिचुएशन में। उसका सबसे बड़ा रीजन तो उनका मानसिक तनाव ही है। अब वो मानसिक तनाव डेवलप कैसे होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा क्यों होता है। उसके चारों तरफ माहौल जो क्रिएट होता है, हाँ, सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, बट उसमें वो बच्चा शुरू से कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो किस तरह के
समाज में पला बड़ा है, उसके घर की कंडीशंस कैसी रही हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा अच्छा दिखता है घर पे, सब कुछ अच्छा है, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, भाई बहन है, बट फिर भी बच्चे को अकेला रखता है। ऐसी कंडीशन में जो आपके खुद के आसपास के लोग हैं उनको थोड़ी ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है कि ये अलग क्यों है, ये बात क्यों नहीं करता या बात क्यों नहीं करती, क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या। तो क्या होता है ना कि अगर किसी को बुखार हुआ है या कुछ शारीरिक तकलीफ है तो हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, पर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार है उसका पता करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे यहाँ अभी भी इंडिया में ये चीज़ों को लेके अवेयरनेस नहीं है। पहली चीज़, अवेयरनेस है तो भी बच्चे या बड़े, बच्चों को तो छोड़ दो, बड़े भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनको किसी तरह की मानसिक बीमारी है। तो वही है कि जब तक साइकोलॉजिकली और मेंटली आप खुद को तैयार नहीं करते हो कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको फेस कैसे करोगे। पहली बात तो ये है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको, अगर अब वो सोसाइटी कौन है, सोसाइटी हम ही लोग हैं, है ना। हम बोलते हैं सोसाइटी ने प्रेशर क्रिएट किया, फिर कौन है सोसाइटी में, आपके दोस्त हैं। अब जो बच्चा उस स्थिति में आया है तो उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है कि वो सही नहीं कर रहा, या जो भी उसके साथ चीज़ें हैं वो उस स्तर तक नहीं हो पा रही जो उस स्तर उसको मेंटेन करना है अपनी लाइफ में। तो उसको बाहर निकलने की बजाय वो उसमें और चला जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, रेसिलियंट पावर नहीं होती हमने कि चीज़ों को जब भी मुसीबत आए तो उसको एक बड़े नज़रिए के साथ देख सके और उसको अच्छे से संभाल पाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को अच्छा समझो और ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे थोड़े कम स्तर के हो, और ऐसे लोगों से भी मिलो जो आपसे थोड़े ज़्यादा स्तर के भी हो। वो एक लाइफ में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको ग्रेटफुल लगो कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे भगवान ने दिया, वो बहुत अच्छा दिया। और क्योंकि सक्सेस ऐसी चीज़ होती है जो आप जब तक नहीं आती, जब तक आपको कोई इंस्पिरेशन ना मिले। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए आपको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा समझदार उन लोगों से भी कांटेक्ट में रहना चाहिए। अच्छा, आपने इंस्पिरेशन की बात की, हम्म। आपके आज तक लाइफ में, बचपन से आज तक ऐसा कौन सा पर्सन था जो आपको बहुत इंस्पायर किया। आपके पेरेंट्स हो सकते, कोई भी हो सकता है, आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में वो मेरे फादर हैं। मतलब वैसे तो मैं बोलूँ तो मैं ऐसा इंस्पिरेशनल फिगर जैसी चीज़ में विश्वास नहीं करती। मेरा मानना ये है कि मुझे तुम भी इंस्पायर करोगे, वो सामने खड़ी है वो भी इंस्पायर करोगे। मुझे अभी अभी तुम सबने इंस्पायर किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि तुम लोग इतना एफर्ट कर रहे हो इतने उस पर जाने के लिए। तो ये आपकी एक सोच है, ये आपकी एक मतलब इच्छा शक्ति है कि आप किसको मानते हो इंस्पिरेशन में। मैं हर आदमी को इंस्पिरेशन मानती हूँ जिससे मुझे कुछ भी सीखने को मिलता है। बट क्योंकि तुमने वैसे पूछा है तो मैं मेरे फादर को मानती हूँ, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे फादर हैं या ऐसा कुछ है, बट वो अभी 80 साल के हो गए, अभी भी रोज दुकान जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, रात के 9 बजे आते हैं। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि शरीर जब तक चल रहा है तब तक तुम काम कर रहे हो, जिस दिन तुमने काम करना बंद कर दिया तुम बीमार पड़ जाओगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद इसी बात को विश्वास रखती हूँ। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरे सारे घर के काम करती हूँ, 7:30 बजे कॉलेज आती हूँ, तब तक मेरा घर फिट एंड फाइन हो जाता है। तो एक मेरी मम्मी रोज सुबह 5 बजे उठती, इतनी बीमारियां हैं मेरी मम्मी को, गिनने बिठाऊं तो अभी 20 मैं नाम ले सकती हूँ। बट वहाँ जाती हूँ तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। थोड़ी लेजीनेस मुझ में आती है कि चलो घर है, आज तो कॉलेज नहीं जाना, उनको देख के मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो एक वो जो होता है ना कि उनके मानसिक स्तर इतना ज़्यादा है कि फिजिकल तकलीफ दिखती ही नहीं है। शायद उसी के कारण मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ ग्रेट कर रही हूँ, और मुझे हर दिन लगता है कि मैं और करूँ और करूँ, और मैं अभी भी कम हूँ, मुझे और अचीव करना है और मुझे और आगे बढ़ना है, ऐसा हमेशा फील होता है। क्योंकि आप 80 साल में नहीं रुके तो हम 40 में कैसे रुके। बस वही है। ओके, आज तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, पर ऐसे फेज में मतलब सुसाइड नहीं तो कुछ बहुत बेकार सिचुएशन आपकी लाइफ में? एक वही थी जो ऑलरेडी डिस्क्राइब की कि 12वीं के बाद जब घर पे 1 साल बैठना पड़ा था बीमारी में, उस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, डिप्रेशन था, बस शो नहीं करते थे।
और फिर जब वापस जाने लगे तो ठीक हो गए, बट सुसाइड जैसा तो कभी नहीं आया। बट छोटी छोटी चीज़ें आती रहती है। जैसे बेटी होने के बाद में घर पे थे, कुछ काम नहीं था। मेरी एक आदत है कि मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती किसी चीज़ को। आता है डिप्रेशन, ऐसे नहीं बोल रही कि मैं कोई सुपर वुमन हूँ, डिप्रेशन नहीं आता, बट आता है डिप्रेशन, 8-10 दिन रहेगा, पर फिर कुछ ना कुछ अपने आप को डाइवर्ट कर लेती हूँ। सबसे अच्छा तरीका एक्चुअली मुझे लगता है वही होता है कि जब भी डिप्रेशन आए तो फोर्सफुली अपने आप को दूसरी चीज़ में ध्यान बटा लो अपना, ताकि कुछ दिन वो अच्छा नहीं लगता करना, ऐसे लगता है कि यार खुद को फोर्स कर रहे हो और नहीं करो, बट समहाउ इट हेल्प्स। कई बार गाने सुनने की इच्छा नहीं करती, पर अगर खाली हो तो सुन लो, तो उससे थोड़ी देर में वो गाना फिर अच्छे लगने लग जाता है कि ठीक है। तो वो है कि अपने आप को डाइवर्ट करना उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वो कर लेती हूँ कि ठीक है 8-10 दिन, जैसे मैं यहाँ पे भी आई तो फिर बेटी हुई, कुछ काम नहीं था, ठीक है वो थी, बच्चा पालना है पता है, बट उसके अलावा क्या, ऐसा मेरी सोच है। मतलब मैं अपने आप को किसी एक चीज़ में नहीं रख सकती। तो फिर मैंने कुछ नहीं तो NIFT का कोर्स ज्वाइन कर लिया, C++ की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, कंप्यूटर और सीख लिया, लैंग्वेज सीख ली। तो माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल मी, तुझे शांति क्यों नहीं है, तू शांति से बैठ थोड़े दिन। तो मैं कहती मैं नहीं बैठ सकती, मतलब आई हैव अ हैबिट टू डू वर्क। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में हैं, काफ़ी कुछ भी मैं नाम नहीं लूँगा, बट स्टूडेंट्स को हमने जब सर्वे किया या फिर उनसे बात भी होती है तो सब सिर्फ आपका नाम लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट आपसे होते हैं। आई फील ओवरवेल्म्ड। नहीं मैं जो रियलिटी है ना, हमने एक अच्छा। सर्वे भी किया है कि हम किसी के साथ पॉडकास्ट करें नेक्स्ट, सो सबका हमने 3-4 ऑप्शन दिए थे। सबसे ज़्यादा कहना चाहता सभी एक तरह से आपका नाम ले लेते हैं। सो और हमने जब आपके साथ बहुत सारे इवेंट्स भी किए, सो उसमें भी आप ना कभी अलग नहीं होने देते हो, और आपसे कितने भी बड़ी पोस्ट के कोई भी हो, आप में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कॉलेज आके, जैसे बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे मैं अभी पीछे जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मेडिकल में सिलेक्शन है, जैसे ये जो BSc वाले बच्चे होते हैं उनमें हमेशा ये चीज़ होती है हम मेडिकल में जाएंगे, फिर वो यहाँ आते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अरे लाइफ तो खत्म होगी, BSc क्या करनी, मतलब ऐसे ही चल रहा है वैसे ना। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मैं इस प्रोफेशन में हूँ। ऐसा नहीं कि टीचर रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, ये सब तो है, मतलब कोई सबको पता है, बट जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस प्रोफेशन की कि जिंदा दिली बनी रहती है। आपके पास में आप सुबह सुबह आओ और 50 हंसते हुए चेहरे आपको मिलते हैं, जिनको आप बिल्कुल जोश से बोलो गुड मॉर्निंग और वो आपको जवाब दे देते हैं, तो दिन बन जाता है बस। तो मुझे उनसे कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे कभी नहीं लगता, जैसे मेरे मुंबई में बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, और मेरा घर है और मेरा कॉलेज है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे हर दिन नए चेहरे देखती हूँ। सोचो कि हर साल आपको और 100 बच्चे और 150 बच्चे आपकी लाइफ में जुड़ते हैं, 150 लोग और जुड़ जाते हैं, और एक बड़ी बड़ी सी फैमिली बन रही है। मुझे मतलब खुद को आई फील मोर यंगर एंड यंगर एवरी डे व्हेन आई मीट यू ऑल, और मुझे बहुत पसंद है मिलना। कोई कहता है कि कैजुअल नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट से डिस्टेंस रखना चाहिए, सब बातें ठीक है, आई मेंटेन दैट डिस्टेंस, बट एट द सेम टाइम आई एंजॉय विद देम, फुल्ली एंजॉय विद देम। आपको लगता है आप ब्लेस्ड हो? बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, और क्योंकि जैसा आपकी लाइफ के बारे में है, आपने हर एक फेज देखा है। बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं बने रहना चाहती हूँ ऐसी ब्लेस्ड। मुझे कोई मतलब मैं किसी भी चीज़ पे रिग्रेट नहीं करती। जो लोग मेरी लाइफ में आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है चले भी जाते हैं, तो जो आए मोस्ट वेलकम, जो जाए उनको नमस्कार। और यस मैम, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं अच्छे से। एंड मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगी राहुल को, प्रदीप को, मंजरी को, और आई थिंक 2 लोग और थे। या सो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कीप इट अप। एंड बताइए कभी भी कोई मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली डू। थैंक यू सो मच।